गुड इवनिंग साथियों। साथियों, आज इस क्लास में हम देखेंगे जो हिंदी अनिवार्य किताब के आपके पास हिंदी अनिवार्य है, उसका अध्याय 7 देखेंगे। 7 का क्या नाम है मेरे भाई साहब? अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? अभी यहाँ पर ही रुक गया अभी तो। अध्याय 7 बादल राग। क्या नाम है? बादल राग है। कभी पीछे एवं पाठ का साथ ये रहता है हमारा। तीन तीन पार्ट रहते हैं, तीनों पार्टों में पहला टॉपिक ये रहता है, कभी पीछे एवं पाठ का साथ। देखो तो अभी मैं आपको इसलिए बताता हूँ कभी पीछे और पाठ का साथ, क्योंकि कभी पीछे आपके 5 नंबर का है और किसी भी कवि का नहीं पूछेगा, फलाने का पूछेगा, फलाने का पूछेगा। और एक आता है आपके कि आपको जो भी याद रही हो आपको उसको लिख देना है। 5 नंबर का एक आता है साथी। क्लियर भी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी परीक्षा के भी आपको थोड़ा वो ध्यान में रखना है। और पाठ का सार आपको बहुत सारी कविता का पूछ लिया जाता है, लेकिन आप बहुत सारे सोचने के पड़े पाठ का सार क्या होता है। इसलिए आपसे निवेदन की क्लास को पूरी देता करो साथ। क्लियर हुआ? शुरू करते हैं क्लास। यदि क्लास में कुछ कमी रह गई हो, कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट बताया करो, ताकि मुझे और सुधार कर सकूं। कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निधन। आपने सुना होगा नाम, ये तो याद ही रहने लग गया कि सूर्यकांत त्रिपाठी कौन है। बहुत बार आ चुका है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ऊपर ज्यादा चला गया। जीवन परिचय में महाराणा कवि क्या नाम है? महाराणा ने महाप्राण की कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 बंगाल राज्य के महिषादल नामक रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। कब हुआ था? 1899 में हुआ था। और कौन सी रियासत में हुआ? महिषादल नामक रियासत में और मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता रामसाय त्रिपाठी मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड़ाकोला नामक गांव के निवासी थे। कहाँ के थे साथियों? इनके पिता का नाम था रामसाय त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गड़ाकोला गांव नामक गांव के निवासी थे। जब निराला 3 वर्ष के थे, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 3 वर्ष के थे, तब इनकी माता का देहांत हो गया। मम्मी का देहांत, उनके मम्मी मर गई थी। इन्होंने स्कूली शिक्षा अधिक प्राप्त नहीं की, बिल्कुल कम, परंतु स्वाध्याय यानी कि अपने अध्याय से, परंतु इन्होंने अपने अध्याय द्वारा इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। खुद पढ़ के बहुत सारी पढ़ा और पढ़ाई करके करके बहुत सारी भाषा थी उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया। पिता की मृत्यु के बाद, पिता की मृत्यु हो गई, ये रियासत की पुलिस में भर्ती हो गई। जो इनकी रियासत है मई सादल, उसकी पुलिस भर्ती में ये इन्होंने कार्य किया। 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। 14 वर्ष की आयु में इसका विवाह हो गया। उनकी पत्नी का नाम था मनोहरा देवी जी। इन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, एक बेटा हो गया और बेटी हो गया। कहने का यह है 1918 में पत्नी के देहांत का गहरा प्रभाव पड़ा और 1918 में इसकी मृत्यु, यानी कि इनकी पत्नी की इनकी मृत्यु हो गई। साथ ही बहुत दुख झेला। आर्थिक संकटों और संघर्षों व जीवन की यथार्थ अनुभूतियों ने निराला जी के जीवन की दिशा ही मोड़ दी। यानी कि दिशा ही मोड़ दी, दिशा कोई अलग कर दी, जीवन की दिशा ही बदल गई। वे रामकृष्ण मिश्र अद्वैत आश्रम बेंगलुरु मठ चले गए। रामकृष्ण जी का रामकृष्ण मिश्र था अद्वैत आश्रम और बेंगलुरु मठ में चले गए थे सभी। वहां इन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया तथा आश्रम के पत्र समन्वय का संपादन किया। सन 1935 में इनकी पुत्री सरोज का निधन हो गया। इनकी पुत्री का नाम था सरोज। तो देखो साथ ही सरोज का भी निधन हो चुका है। इनके बाद ये टूट गए, बिल्कुल बिल्कुल टूट गए, अलग हो गए। कहने का मतलब है बिल्कुल नरम कोमलता से ये हो गए। इनके इनका शरीर बीमारी से ग्रस्त था। कहने का मतलब इनके बहुत सारी बीमारी लिपट चुकी थी। 15 अक्टूबर 1961 को इससे वाहन साहित्यकार ने प्रयाग में सदा के लिए आंखें बंद कर ली। कहने का मतलब 1961 में इनकी भी मृत्यु हो गई थी साथी। ओके। आप देखेंगे साहित्यिक रचना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रतिभा। क्या नाम है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रतिभा संपन्न व प्रखर साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर लेखनी चलाए। इनकी रचनाएं निम्न प्रकार है साथ ही। सबसे पहले देखेंगे हम काव्य। तो देखो काव्य संग्रह में देखेंगे परिमल गीतिका, है ना? परिमल गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुर मुक्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना आदि। उपन्यास में है अलका अप्सरा, प्रभावती निरुपमा, काली कारनामे आदि। कहानी संग्रह में देखेंगे लिली, सखी, चतुर, चमार, अपने घर। निबंध में है निबंध, प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिभा, चाबुक। इन्होंने ये निबंध लिखे हैं। नाटक में है समाज, शकुंतला, उषा, अनिरुद्ध। ये भी इन्होंने लिखी है। अनुवाद करने का मतलब जो भी चीजें जैसे पारसी में है उनका इस प्रकार अनुवाद किया, अंग्रेजी में इस प्रकार अनुवाद किया, आनंद मठ का अनुवाद किया, कपाल मोडल का भी किया, चंद्रशेखर, दुर्गेश सिंह, रजनी देवी और चौधरानी का इन्होंने क्या किया? अनुवाद। सातवां है कि रेखा चित्र कुल्ली भाट, बिल्ले, सुअर, बकरी। हाँ, ये इनके रेखा चित्र है।
संपादन किया। इनकी संपादन में पुनः लिखा समन्वय पत्र तथा मतवाला पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। कहने का मतलब है कि जो पत्रिका दी गई है उन्होंने लेखन कार्य किया इन पत्रिकाओं के अंदर। काव्यगत विशेषणाएं, निराला जी की छायावाद की आधार स्तंभ रहे। इनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद तथा प्रयोगवाद काव्य की विशेषणा मिलती है। ये एक और कबीर की परंपरा से जुड़े हैं। कहने का मतलब है कि जो कबीर जिस पथ रास्ते पर चलते थे उनकी पथ रास्ते पर यही चला करते थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। तो दूसरी ओर समकालीन कवियों की प्रेरणा के स्रोत भी थे। यही मतलब है कि जो पुराने कवि हैं उनके स्रोत है, उनके बताए रास्ते पर, उनके बताए निर्देश पर चला करते थे। इनका यह विस्तृत काव्य संग्रह अपने भीतर संघर्ष और जीवन क्रांति और निर्माण, औज और माधुरी, आशा निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए हैं कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। उनका ये निर्बुद्ध और उदात्त काव्य व्यक्तित्व कविता और जीवन में फर्क नहीं रखता। वे आसपास में घुले मिले हैं। उनकी कविता उल्लास, शोक, राग, उदार, पतक, अनुप्रकाश व जीवन सलीव कोलाज हैं। खड़ी बोली का प्रयोग किए गए हैं। बंगला भाषा के प्रभाव के कारण इनकी भाषा में संगीतात्मक और गोयल का गुण पाया जाता है। प्रगतिवाद की भाषा सरल से तथा बौद्धगत इनकी भाषा में उर्दू, पारसी और अंग्रेजी के शब्द इस प्रकार प्रयुक्त हुए कि मानो हिंदी के ही को। यानी कहने का मतलब है कि उर्दू, पारसी और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया गया है इसे कविता के अंदर, लेकिन कवि को ये नहीं लगता है कि ये इन भाषाओं के हैं, सभी को हिंदी के ही लगते हैं। आगे आता है सारे प्रतिपाद्य कविता का प्रतिपाद्य एवं सारे इस बार आपके प्रतिपाद्य 100% आएगा साथियों। तो मैंने निवेदन की प्रतिपाद्य को आपको चित्र कैसे याद करना है। बादल राग पहली कविता है शायद मेरे हिसाब से। कविता अनामिका काव्य से ली गई। कौन सी अनामिका से ली गई है? निराला को वर्षा ऋतु अधिक उत्कृष्ट करने का मतलब है कि वर्षा ऋतु बहुत ठीक लगती है, बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि बादल के भीतर सदर और ध्वंस की ताकत एक साथ समाहित है। बादल किसान के लिए उल्लास और निर्माण की अग्र धूत है। कहने का मतलब है कि जो किसान व्यक्ति थे, खेती करने वाला व्यक्ति, उसके लिए बादल बहुत अच्छा है, क्योंकि जब बारिश होगी तो फसल होगी, फसल होगी, किसान का चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठेगा। तो मजदूर के संदर्भ में क्रांति और बदलाव है। बादल राग निराला की जी की प्रसिद्ध कविता है। बादल राग निराला जी की बहुत ही अच्छी कविताएं, कहने का मतलब ये है। वे बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। क्रांति दूत बादलों को क्रांति दूत मानते हैं। बादल शोषित वर्ग के हितैषी है, जिन्हें देकर पूंजीपति वर्ग बेपीड़ होता है। बादलों की क्रांति को लाभ दिए कुचले लोगों को मिलता है साथियों। इसलिए किसान और उनके खेतों में बड़े छोटे पौधों बादलों को हाथ हिलाकर बुलाते हैं। वास्तव में समाज में क्रांति की आवश्यकता है, इसमें आर्थिक विषमता मिटे। कवि ने ये बादलों को क्रांति का प्रतीक माना है। आर्थिक विषमता, जो भी गरीबी मिटी हुई है वो बरसात हो जाएगी तो मिट जाएगी, ये फसल अच्छी होगी ना साथ में। अब देखेंगे इसका सार। तो ये बादलों को देखकर कल्पना करता है कि बादल हवा रूपी समुद्र में तैरते हुए से शैक्षणिक सुखों पर दुखी छाया है। कहने का मतलब बादल हवा रूपी समुद्र में तैरते हुए, जो भी बादल आसमान में रहते हैं और जब हवा चलती है तो वो समुद्र के चारों ओर घूमते रहते हैं। जो लहरें रहती है और नए बादल बनाती है, इसलिए वो घूमते रहते हैं। इसका यह मतलब जो संसार या धरती की जलती उछाते पर मानो छाया करके उसे शक्ति प्रदान करने के लिए आए हो। और बाढ़ की विनाश लीला रूपी युद्ध भूमि वे नौका के समान लगते हैं। बादल के गर्जना को सुनकर धरती के अंदर सोए बीज या अंकुर नए जीवन की आशा से अपना सिर ऊंचा उठाकर देखने लगते हैं। कहने का मतलब है कि जब बादल आते हैं फसलों के ऊपर आसमान में, तो गर्जना शुरू करते हैं, तो बीज सोचते हैं कि अब बारिश होने वाली है। जो बादल महाराज जी हैं वो जाग उठे हैं और अब हमारे ऊपर वर्षा करने वाले हैं। वो जब सोए रहते हैं तो उठते हैं और ऊंचा होकर बादलों को देखते रहते, निहारते रहते हैं। कहने का मतलब है कि जब फसल बोते हैं तो बीज अंकुर फूट जाते हैं और वो ऊपर उठ जाते हैं, धरती से बाहर निकल आते हैं। उनमें भी धरती से बाहर आने की आशा जागती है। बादलों की भयंकर गर्जना से संसार हृदय थाम लेता है। आकाश में तैरते बादल ऐसे लगता है मानो वज्रपात से सैकड़ों वीर धनाशायी हो गया। वज्रपात एक शास्त्र ऐसा शस्त्र ऐसा हो गए और उनके शरीर सत्य विक्षत हो गए, वो नष्ट नष्ट चूर चूर हो चुके हैं। कवि कहता है कि छोटे व हल्के पौधे हिल डुल कर हाथ हिलाते हुए बादलों को बुलाते पत्ते कहते हैं। कहने का मैं कभी छोटे हल्के पौधे, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो हवा के कारण हिल डुलते हैं, लहराते हुए कभी इधर गिरते हैं तो कभी इधर गिरते हैं, और वे कैसे ऐसा लगता है जैसे किसी को बुला रहे हैं। कभी बादलों को क्रांति दूत की संज्ञा देता है। बादलों का गर्जन किसानों और मजदूरों को नवीकरण के प्रदान देता है, यानी कि नवी निर्माण, उनके शरीर में नए जीवन की कामना
उठता है, नए जीवन उत्पन्न कर देता है। क्रांति से सदा आम आदमी को ही फायदा होते हैं। बादल आतंक के भवन जैसे जो कीचड़ पर कहर बरसाते हैं, बुरजाई रूपी कीचड़ की सफाई के लिए बादल प्रलयकारी होते हैं। छोटे से तालाब में उगने वाले कमल सदैव उसके पानी को स्वच्छ और निर्मल बनाते हैं। आम व्यक्ति हर स्थिति में प्रसन्न व सुखी रहते हैं। जब बारिश होगी तो आम व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है, उसे किसी प्रकार की निराशा नहीं रहती है। अमीर अत्यधिक संपत्ति इकट्ठी करके असंतुष्ट रहते हैं। जो अमीर व्यक्ति रहता है वो उसको कितनी भी संपत्ति इकट्ठा कर ले, लेकिन असंतुष्ट रहता है और अपनी प्रियमताओं से निपटने के बावजूद क्रांति की आशंका से कांपते हैं। कवि कहता है कि कमजोर शरीर वाले कृषक बादलों को अधीर होकर बुलाते हैं। जो गरीबी व्यक्ति होते हैं, गरीब व्यक्ति होता है, जो किसान गरीब किसान होता है, बादल अधीर होकर बिल्कुल पीड़ा से होकर दुख दर्द में होकर बुलाता है। क्योंकि पूंजीवादी वर्ग ने उनका अत्यधिक शोषण किया है। वे सिर्फ जिदा ने जिंदा है, बादल क्रांति करके शोषण को समाप्त कर सकता है। कहने का मतलब है कि वे सिर्फ जिंदा इसलिए हैं क्योंकि बादल जब आएंगे तो हमारे पूरा शोषण को समाप्त कर देगा, इसी के लिए वो जिंदा है। तो कहते हैं बिल्कुल प्रतिपाद्य सारा चित्र के समय समझा दिया है, बिल्कुल शानदार और जोश के साथ और उल्लास के साथ। तो सभी से निवेदन है क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी क्लास आज तक पहुंच जाए, कल इसकी हम क्या देखेंगे, सबसे व्याख्या देखेंगे साथ ही।